नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे पानीपत युद्ध के बारे में। क्या पानीपत युद्ध टल सकता था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सदाशिवराव भाऊ की पहचान इतिहास में एक ऐसे शख्स के तौर पर है जिन्होंने आधुनिक युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया और अपनी मातृभूमि से कई किलोमीटर दूर पानीपत में जाकर युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने असीम पराक्रम का प्रदर्शन किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हरा दिया था। उस युद्ध में कई मराठा सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस हार ने मराठा साम्राज्य के तेजी से बढ़ते वर्चस्व को चुनौती दी थी। सदाशिवराव के नेतृत्व में भले ही मराठा फौज को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनकी बहादुरी की गाथा आज भी हर कोई सुनना चाहता है। सदाशिवराव का जन्म 4 अगस्त 1730 को हुआ था। जब वो कुछ ही महीनों के थे तो उनकी मां का निधन हो गया था और फिर 10 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया भी उठ गया। सदाशिवराव का पालन उनकी दादी राधाबाई ने किया। रामचंद्र बाबा उनके गुरु थे। उमाबाई सदाशिवराव की पहली पत्नी थी। 2 बच्चों के जन्म के बाद उनकी मृत्यु भी जल्दी ही हो गई थी। इसके बाद सदाशिवराव ने पार्वतीबाई से शादी की, जिससे उन्हें कोई संतान नहीं हुई। सदाशिवराव ने प्रशासन और राजनीति की बुनियादी शिक्षा सतारा में छत्रपति साहू की देखरेख में प्राप्त की। साल 1746 में उन्होंने कर्नाटक में तुंगाभद्र दोआबा की तरफ जाने वाली महादिज पंत की सेना में उनका साथ दिया। सदाशिवराव ने अपना पहला युद्ध अजारा में जीता और वहां उन्होंने बहादुर मोड़ किले पर फतह हासिल की। वो तुंगभद्र की तरफ भी गए। उन्होंने अपने पराक्रम से सबनूर के नवाब देसाई को चकित किया था। इस अभियान के तहत सदाशिवराव ने 35 विभागों पर कब्जा किया, जिसमें कट्टर, मोक्का, परगढ़ और यरवाड़ा शामिल था। साल 1950 में सदाशिव को छत्रपति राजा राम का कमांडर नियुक्त किया गया। उसी साल कोल्हापुर के छत्रपति ने उन्हें पेशावा और जहांगीर का कार्यभार भी सौंप दिया। साल 1759 में उन्होंने उदगिरी के निजाम के खिलाफ सफलतापूर्वक जंग लड़े। इस युद्ध ने उनके सैन्य शासन को और भी दृढ़ता प्रदान की। सदाशिवराव को आधुनिक युद्ध में हथियारों की समझ थी, इसलिए उन्होंने इब्राहिम खान गर्दी को अपनी सेना में शामिल किया। सदाशिव जानते थे कि इब्राहिम खान तोप चलाने में काफ़ी निपुण है। उदगिर के युद्ध में 3 फरवरी 1760 को मराठा सैनिकों ने निजाम को परास्त कर बुरहानपुर, औरंगाबाद और बीजापुर के इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने उत्तर की ओर भी चढ़ाई की। उदगिरी में सफलता प्राप्त करने के बाद पेशावा की सेना उत्तर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार थी। रघुनाथ राव ने पेशावा शासन पर 80 लाख रुपए का अतिरिक्त कर्ज का बोझ डाल दिया था। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि अब उत्तर की तरफ होने वाले अभियान में रघुरामनाथ की जगह सदाशिवराव सेना का नेतृत्व करेंगे। इस अभियान में विश्वासराव भी उनके साथ गए। इस अभियान के लिए मराठा फौज 50,000 सैनिक और 6 लाख रुपयों के साथ आगे बढ़ी। सदाशिवराव को बताया गया था कि अहमद शाह अब्दाली मुगल नहीं है और वो तुर्की के घोड़ों के साथ चलते हैं। साथ ही उन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक भी आती है। पानीपत युद्ध से पहले तैयारी क्या की गई थी? इतिहास के जानकार और लेखक डॉक्टर उदय कुलकर्णी बताते हैं कि सदाशिवराव को शायद सूजा राजपूत सूरजमल का जाट से मदद मिल जाती, लेकिन अब्दुली नजीबुल्ला बंगाश और बरेली के रोहिल्लों से मदद ले ली थी। दोनों के बीच जो पत्र लिखे गए उनमें से युद्ध को टालने की बातें थी। जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने अब्दाली का साथ देने का फैसला किया। इसके साथ ही कई राजाओं को लगा कि अगर सदाशिवराव जीत गए तो वो उन पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इसीलिए तमाम राजा भी अब्दाली के साथ चले गए।
उदय कुलकर्णी बताते हैं कि भाऊ ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। एक तरफ से उस समय मराठा भारत पर शासन कर रहे थे। पानीपत के युद्ध में मराठा और अब्दाली दोनों की सेनाएं आपस में अपने परिवार वालों को भी लेकर के चल रहे थे। इसके अलावा कुछ श्रद्धालु भी थे जो कि पवित्र स्थलों की यात्रा के मकसद से दोनों सेनाओं के साथ शामिल थे। उन दिनों में आमतौर पर श्रद्धालु सेनाओं के साथ ही तीर्थ यात्रा करते थे, जिससे कि लुटेरों का खतरा कम हो जाता था। पानीपत का युद्ध कैसे हुआ? 31 अक्टूबर 1760 को मराठा और अब्दाली एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन जिन अंदाजों में मराठाओं ने अपनी सेना को खड़ा किया था, उसमें अब्दाली को ये असंभव हो गया कि बहुत ही जल्द ही उनकी सेना मराठा फौज के सामने घुटने टेक सकती है। एक तरफ मराठा फौज ने अब्दाली का अफगानिस्तान लौटने का रास्ता रोक दिया था, तो वहीं अब्दाली की सेना ने भी मराठाओं के लिए दिल्ली लौटने का रास्ता को भी बंद कर दिया था। 7 सितंबर को हुई लड़ाई में सदाशिव के करीबी बलवंत राव मेहदले की मौत हो गई। गोविंद राव बुलेंदे की दिल्ली के रास्ते मराठा सेना को हथियार मुहैया करा रहे थे। अब्दाली ने बुंदेला को मार गिराया। इस वजह से 13 जनवरी के बाद मराठा सेना को खाने की आपूर्ति समाप्त हो गई। अब्दाली दोबारा अफगानिस्तान लौटना चाहते थे, लेकिन मराठाओं ने अपनी सेना को चतुर्भुज प्रारूप से मैदान पर तैनात किया था। बाईं तरफ और मध्य में मौजूद सैनिकों ने अब्दाली को रोके रखा। दोपहर तक मराठा सैनिक दुश्मन फौज को पीछे ढकेलने में कामयाब रहे। 31 अक्टूबर 1760 को मराठा और अब्दाली एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन जिस अंदाज में मराठाओं ने अपनी सेना को खड़ा किया था, उससे अब्दाली को ये असंभव हो गया था कि बहुत ही जल्द उनकी सेना मराठा फौज के सामने अपने घुटने टेक सकती है। एक तरफ मराठा फौज ने अब्दाली का अफगानिस्तान लौटने का रास्ता रोक दिया था, तो वहीं अब्दाली की सेना ने भी मराठाओं की दिल्ली लौटने का रास्ता को भी बंद कर दिया था। 7 सितंबर को हुई लड़ाई में सदाशिवराव के करीबी बलवंत राव मेहदले की मौत हो गई। गोविंद राव बुलंदे दिल्ली के रास्ते मराठा सेना को हथियार मुहैया करवा रहे थे। अब्दाली ने बुंदेले को मार गिराया। इस वजह से 13 जनवरी के बाद मराठा सेना को खाने की आपूर्ति हो गई। अब्दाली दोबारा अफगानिस्तान लौटना चाहते थे, लेकिन मराठाओं ने अपनी सेना को चतुर्भुज प्रारूप के मैदान में तैनात किया था। बाईं तरफ और मध्य में मौजूद सैनिकों ने अब्दाली को रोके रखा। दोपहर तक मराठा सैनिक दुश्मन फौज के पीछे धकेलने में कामयाब रहे, लेकिन 4 घंटे के बाद अब्दाली दुगनी ताकत से मराठाओं पर टूट पड़े और उन्होंने मराठा फौज पर आक्रमण कर दिया। थके हुए मराठा सैनिक इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। जिस युद्ध को मराठा जीतने की कगार पर थे, उसे वो हार गए। करीब 50,000 मराठा फौजियों की इस युद्ध में मौत हुई, लेकिन असैन लोगों को मिला लें तो मरने वालों की संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। उदय कुलकर्णी कहते हैं कि सदाशिवराव ने सोच समझकर ही पानीपत का युद्ध लड़ा। वो बताते हैं, मराठा सैनिक दोपहर तक अब्दाली की फौज को उनके घुटनों पर ले आए थे, लेकिन अब्दाली ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और फिर जवाबी हमला बोला, जिसका सामना थके हुए मराठा नहीं कर सके। कहते हैं ठंड का भी असर था। पानीपत का युद्ध जनवरी के महीने में लड़ा गया, जब वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। मराठा सेना के पास इस ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। इतिहास पर नज़र डाला जाए तो पता चलता है कि अब्दाली के फौजियों के पास चमड़े के कोट थे। उस युद्ध में सूर्य की भूमि भी बहुत अहम हो गई थी। इतिहासकार पांडुरंग बलकवेड़े कहते हैं, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, मराठा सैनिकों का जोश भी ठंडा पड़ता जाता है। जब शिवाजीराव की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सदाशिवराव हाथी से उतरकर घोड़े पर आ गए। जब मराठा सैनिकों ने सदाशिवराव के हाथी को खाली देखा तो ये खबर फैल गई कि सदाशिवराव की भी मौत हो गई। इस खबर ने सभी सैनिकों के हौसले को पस्त कर दिया। 1734 में हुए अहमदिया समझौते के मुताबिक दिल्ली के बादशाह की हिफाजत करना मराठाओं की जिम्मेदारी थी।
इसके बदले में मराठाओं को उस इलाके में भूमि कर एकत्रित करने का अधिकार मिला था। मराठाओं से पहले ये अधिकार राजपूतों के पास था। जब राजपूतों से कर वसूलने का अधिकार वापस ले लिया गया तो ये भी मराठाओं के खिलाफ खड़े हो गए। इसके साथ ही अजमेर और आगरा के जाटों ने भी मराठाओं की मदद नहीं की। क्या पानीपत का युद्ध टाला जा सकता था? इतिहास में मौजूद दस्तावेज चिट्ठियाँ ये बताती हैं कि पानीपत की युद्ध को टाला जा सकता था। दिल्ली शिवादयाल में इतिहास विषय के प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे कहते हैं, उत्तर की तरफ चढ़ाई से पहले भाऊ हेब बखारे के कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें बताया गया कि गोपी बाई को ये डर था कि अगर सदाशिव उत्तर की चढ़ाई में सफल हो जाते हैं तो वो अपने खुद का साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। इसीलिए विश्वराव भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए। उनके पास बड़ी सेना तो थी ही, लेकिन पर्याप्त पैसा नहीं था। सदाशिवराव ने दक्षिण में सफलता पाई थी, लेकिन उनके पास उत्तरी भूभाग का कोई अनुभव नहीं था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली एक जाना माना योद्धा था। उनके पास युद्ध का अच्छा खासा अनुभव था। सदाशिवराव के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें युद्ध को टालने की सलाह दी थी। यहाँ तक कि अब्दाली ने भी खुद इसकी पेशकश की थी। सदाशिव को ये भी बताया गया था कि कुछ वक्त बाद खाने की आपूर्ति प्रभावित होगी, जिससे सैनिकों और जानवरों की देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा। देशपांडे बताते हैं कि कुछ लोगों ने सदाशिवराव को ये सलाह दी कि अगर वो अफगान सैनिकों को मार भी डालेंगे तब भी वो दत्ता जी को वापस हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अगर वो सैनिकों को मारने की जगह उनके कपड़े लेंगे तो उनके बदले में कोई दूसरी चीज़ ज़रूर मांग सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने सदाशिव को ये भी बताया था कि कुछ भी हो जाए, अहमद शाह अब्दाली वापस पाकिस्तान ज़रूर जाना चाहेगा। क्या क्या गंवाया गया। पानीपत की पूरी लड़ाई को इन शब्दों में वर्णित किया जाता है कि 2 मोती खो गए, लाखों चूड़ियाँ टूट गईं, 27 मोहरें गुम हो गईं और अनगिनत सिक्के बर्बाद हो गए। इसका अर्थ कुछ इस तरह है कि 2 मोती सदाशिवराव भाऊ और विश्वराव भाऊ, 27 मोहरें, 27 मुखियाँ और अनगिनत सैनिक। पानीपत का युद्ध हारने के बाद भी मराठाओं ने उत्तर में अपना शासन कायम रखा, लेकिन दक्खन प्रांत के नेतृत्व में एक खालीपन पैदा हो गया। पानीपत का युद्ध मराठी इतिहास में एक त्रस्ती के समान है। मराठा साम्राज्य के पुणे में रहकर हिंदुस्तान की राजनीति चलाते रहने की नीति लगभग आधी सी ताकत का कामयाब रही, लेकिन इसके बाद अब्दाली और रोहिल्ला की आंधी ने मराठा साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। पानीपत की युद्ध में हुई हार के जख्म को मराठाओं को कई पीढ़ियों तक परेशान करते रहे। मराठाओं का भगवा ध्वजा सुदूर पूर्व में खूब लहरा रहा था, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें चंबल नदी के तट पर रोक दिया। इसके बाद दक्षिण में भी निज़ाम और हैदराबाद ने मराठाओं के खिलाफ मोर्चे खोलने शुरू कर दिए। उत्तर में राजस्थान, बुंदेलखंड और मलावा के छोटे बड़े राजा मराठाओं के खिलाफ विद्रोह करने लगे। मराठाओं का खौफ धीरे धीरे खत्म होने लगा था। पानीपत युद्ध में लगभग 56 साल बाद मराठाओं का शासन रहा, लेकिन उनकी नीति पहले जैसी आक्रामक नहीं रह गई थी। अब्दाली ने मराठाओं की सेना की तारीफ की। डॉक्टर उदय कुलकर्णी बताते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने एक पत्र में मराठा सेना की प्रशंसा की थी। अब्दाली ने यह पत्र युद्ध के बाद अपने कुछ साथियों को लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था वो कोई सामान्य लोग सिपाही नहीं थे। मराठा फौजियों ने ज़बरदस्त पराक्रम दिखाया। किसी दूसरी नस्ल के फौजी ऐसी हिम्मत नहीं दिखा सकते। दोनों ही तरफ से बेहद हिम्मती सैनिक लड़े। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। वो अपनी मातृभूमि से दूर थे, उनके पास खाने की कमी थी, लेकिन फिर भी उनके शौर्य में किसी तरह की कमी नहीं आई।